नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गाज़ा के क़त्ल आम की। और आज के प्रोग्राम का उन्वान भी हमने दिया है, बहरहाल गाज़ा का क़त्ल आम और ज़ालिम अक़वाम आलम। आज हमने ज़ालिम इसराइल नहीं कहा, क्योंकि 2 बरस से हम ज़ालिम इसराइल ही कह रहे हैं। लेकिन अब दुनिया की खामोशी ज़ालिमाना खामोशी नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा है, जो इस क़त्ल-ए-आम को रुकवा सकते हैं, जिस तरह से दीगर मामलात में इन्होंने अपनी बड़ी यानी तेज़ी के साथ कार्रवाइयाँ अंजाम दी इंसानी हुकूक़ के नाम पर, और बहुत सारे तारीख़ गवाह है। लेकिन गाज़ा के मामले में सभी हमको खामोश नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ज़ुबानी जमा खर्च हो रही है और कुछ एक्टिविटीज़ खाने के नाम पर, ग़िज़ा के नाम पर, दवाइयों के नाम पर की जा रही है, लेकिन वो उसको भी इसराइल नाकाम बना रहा है। जिस तरह से अभी ताज़ा अगर हम बात करें, इमदादी काफ़िला मेडलिन, जिसको अपने कब्ज़े में जो है इसराइली फोर्सेस ने ले लिया, और जो रज़ाकाराना तौर पर जो इमदाद फराहम करने के लिए पहुँचे थे, उनको अपने जो है हिरासत में ले लिया और उनको जो है अब यहाँ से निकाला जाएगा। बहरहाल आज हम ये देखेंगे 612 दिन मुकम्मल हो चुके हैं इसराइली मज़ालिम के। गाज़ा में जो कुछ चल रहा है और जिस तरह से क़त्ल आम धड़ल्ले के साथ इसराइल कर रहा है, दुनिया खामोश है। बहरहाल आज के बहुत सारे यानी बुनियादी तौर पर सवालात हैं, और हम इस बात को जो है ज़रूर तलाश करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि इसराइल को मुकम्मल तौर पर छूट दे दी गई है। क्या वजह है कि गाज़ा के निहत्ते लोगों का जो खून बह रहा है उसकी दुनिया के नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। क्या वजह है कि जो जानवरों के हुकूक़ की बात करने वाले हैं वो गाज़ा और फ़लस्तीन के मामले में खामोश हैं। क्या वजह है कि दहशतगर्दी जो हकीकी मानों में अगर हम देखते हैं तो उसको दहशतगर्दी करार देते हुए, दहशतगर्दी के कोई मामलात होते हैं, सारी दुनिया को हम एक जो है सर जोड़कर उसका सद्देबाब करने के लिए मुत्तहद होते हुए देखते हैं। लेकिन क्या जो गाज़ा में मासूमों का यानी क़त्ल हो रहा है, उनका खून बहाया जा रहा है, उनको तहस नहस किया जा रहा है, उनको अपने मुल्क से निकाला जा रहा है, क्या ये दहशतगर्दी में शुमार नहीं होता मामला? बहुत सारे सवालात हैं। आम लोग बेचैन व बेकरार हैं, लेकिन हुक्मरान खामोश हैं। आज हम इस बात को ढूंढने, तलाश करने की कोशिश करेंगे कि इंसानियत इस वक्त आलमी सतह पर कहाँ है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रोफेसर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिफाई व सियासी तज्ज़ियाकार, मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम मेहमान डॉक्टर अर्शी खान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा, 612 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अब चंद दिनों में यानी 2 बरस मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन क्या वजह है कि दुनिया खामोश है और कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा कि इसराइल की बमबारी में, हमलों में, फायरिंग में बेखसूर निहत्ते मासूम फ़लस्तीनी की जानें ना जाती हों? अगर हम आज ही से अगर हम आगाज़ करें कि देखें, एक काफ़िला निकला था जो कुछ इमदाद फराहम करना चाहता था, लेकिन उनको भी इसराइल ने रोक दिया, उस काफ़िले को भी, और वो जो जहदकार हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। जी डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहले तो जो अभी 6:30 बजे शाम तक गाज़ा में जो कुछ हुआ जी, उसका डेटा ये है कि कम से कम 47 लोग जी, वहां पे मार दिए गए, हम्म, फलस्तीनी मारे, मतलब शहीद हुए, जी, और 400 के लगभग लोग जख्मी हुए। आज का डेटा जी, सिर्फ आज का। और अगर आप देखें कि ये जो गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो इजराइल और अमेरिका ने मिल करके लाया वहां पे फूड एड, मतलब के खाना वगैरह देने के लिए, फूड पैकेट देने के लिए, जी, तो उसमें मतलब जो लोग खाना या फूड पैकेट को लेने के लिए आ रहे थे रास्ते में, हाँ, पैदल चलते हुए, कई मील पैदल चलते हुए, उसमें जो है थके हुए लोग, बीमार लोग, परेशान लोग, तो उनकी जो मौतें हुई हैं अभी तक, इसलिए कि 27 मई से जो गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है वो वहां पे पैकेट बांट रहा है जी, और उसने पैकेट नहीं, ज्यादा जो है वो 22 या 23 हजार पैकेट टोटल बांटा है। और एक पैकेट में करीब 20 केजी सामान है, उसमें शक्कर है और चाय है और जो भी है ना जी, और बहुत ज्यादा उसकी ये नहीं है। और उनके जो सेंटर्स हैं वो शायद 2 ही है, कभी कभी एक ही साइट पे इन्होंने लगा रखा है, कभी कभी 2 साइट है। जैसे पेट्रोल पंप होता है ना, तो पेट्रोल पंप पे कई स्टेशन होते हैं एक ही जगह पे, कि 5 जगह से आप ले सकते हैं कि स्टेशन में।
तो अगर एक ही आदमी दे रहा हो पेट्रोल तो उस पर भीड़ ज्यादा हो जाती है ना, जी। इसलिए आपके 3-4 रैक होते हैं लोग। इसीलिए आप इस तरह से आप देखेंगे कि पहले जो खाना जो तकसीम होता था जी। यूनाइटेड नेशन एजेंसी के जरिए, तो उसमें करीब 400 से ज्यादा पॉइंट थे जहां पे खाना या जो पैकेट है या जो फूड सप्लाई है वो दिया जाता था। जी। और उसके बड़े बड़े जो सेंटर थे वो 68 सेंटर थे। अब इन्होंने उसको महदूद करके 2, 3 और 4 मैक्सिमम किया। उसमें से भी कभी एक खुल रहा है, कभी 2 खुल रहा है, और वो भी जो है साउथ में है। और उसमें भी जो है जो देने वाले हैं वो आपके ऐसे लोग हैं जो कि जिनका एक्सपीरियंस ही नहीं है कभी खाना बांटने का। और उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो आपके बदमाश टाइप के हैं, जो मतलब जो फूड बांट रहे हैं वो खुद बदमाश है। अच्छा जी। और जो अभी उसका हेड है, इसलिए कि जो पहले जो हेड था उसने तो रिजाइन कर दिया आपके 2 हफ्ते मतलब के उसके पहले ही, मेरे ख्याल से 27 मई के पहले उसने रिजाइन किया जी। उसने कहा कि भाई यहाँ पे बहुत पॉसिबल नहीं है कि ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियली हम खाने को बांट सके, फूड पैकेट को बांट सके। तो और जो जो ह्यूमैनिटेरियन एड को देने के कवायद है उसी के तहत देना है। अगर उसके तहत हम देना चाहेंगे तो हम पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, इसलिए कि बिल्कुल सिक्योरिटी जोन है, यहाँ पे लोगों की मौत हो सकती है। तो उसने पहले ही रिजाइन करके वो भाग गए। हालांकि वो खुद अमेरिकन थे, वो अमेरिकन मैरीन थे जी। जी। और वो भी प्रो इजराइल थे, ऐसा नहीं कि वो इजराइल के खिलाफ थे, लेकिन कुछ इंसानियत थी उन्होंने छोड़ दिया। अभी जो दूसरा आदमी आया है वो मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, तो वो जो आदमी है वो काफी ज्यादा तासुबी आदमी है जी। और वो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा एंटी पैलेस्टीनियन जहन के जो लोग हैं उनमें से है वो। जी। जी। और वही आदमी है जिसने ट्रम्प को पहले टर्म में जब प्रेसिडेंट बने थे ट्रम्प, उसी ने उसको दिमाग में ये बात डाली थी कि आप जेरूशलम को डिक्लेयर कर दीजिए कि इजराइल का कैपिटल है, इसलिए कि इजराइल का कैपिटल तो पहले तेल अवीव था। जी। जी। तो ये वही आदमी है जो आज जो है गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का हेड है, वो ऑपरेशन हेड। जी। ठीक है। अब ये देखिए कि पहले ही इस खाने को लेने के लिए जो लोग आ रहे थे जी। तो अब तक 127 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। जी। जी। वो लोग जो खाना लेने आ रहे थे। हाँ। और जो इंजुरीज है उसका जो डेटा है वो करीब 1300 का है। और आपके 20 से ज्यादा लोग जो मिसिंग है, मतलब के डिसअपीयर हो गए, कहाँ गए कुछ नहीं मिल रहा है। जी। जी। तो उसमें अच्छा वो लोग जो खाना लेने आ रहे थे उनके पास कोई गन नहीं था। बिल्कुल जी। और कोई हथियार वगैरह नहीं था। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो रिपोर्ट है ये आपके पैलेस्टीनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जी गाजा में जो है उसका डेट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पहले भी ऐसा हुआ और आज भी हुआ है कि इजरायली आर्मी ने जो गाजा में तो गवर्नमेंट सिस्टम भी था ना, वो अभी भी है, मतलब जो भी पोजीशन हो अभी भी है वो जी। तो उन्होंने वो चुन चुन करके पुलिस से वालों को मार रहे हैं जो पैलेस्टीनियन पुलिस पर्सोनेल है जी। जो गाजा अथॉरिटी के, मतलब गाजा जो गवर्नमेंट है, चाहे जो जिस हालत में भी हो वो, इसलिए कि वो पुलिस को इसलिए मार रहे हैं कि पुलिस वाले जैसे खाना जैसे बट रहा है या खाना लोग लेके जा रहे हैं जी। जी। या ट्रक जा रहा है, मान लिया पहले भी गया था, अब उसको अगर लोग लूटना चाह रहे हैं तो वो लूटने से बचाते हैं उसको पुलिस वाले। उसी तरह से कोई आदमी खाना लेके जा रहा है तो दूसरा आदमी अगर उसको लूटना, इसलिए कि वहां पे कुछ चोर भी पैदा हो गए जी। जी। और उनके ग्रुप्स हैं, वो पैलेस्टीनियन ही हैं, थीव्स हैं वो, तो वो करते क्या है कि खाना चोरी कर लिया, लूट लिया, या किसी के घर में घुस गए, ऐसे के सब चीजें, वहां सिक्योरिटी वगैरह तो खत्म हो गई है। जी हाँ। तो फिर उसको जो है ब्लैक मार्केटिंग करना, उसको ब्लैक मार्केट करते हैं। जी। जी। तो वहां के निजाम को थोड़ा बहुत बनाने में जो रोल प्ले कर रहा है वो वहां का पुलिस सिस्टम कर रहा है। तो उनके तो कई लोग मार दिए गए। जी। जी। और ये फिर आज भी इन्होंने इनके लोगों को मार दिया है, मतलब ताकि वहां पे क्योस हो जाए और जी जी दरहम बरहम निजाम हो जाए। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो एक सिंबॉलिक शिप आ रहा था, याच बोलते हैं उसको, जी। जी। बहुत बड़ा शिप नहीं था, और ये शिप आपके आज 9 तारीख है, ये 1 जून को चला था इटली से, जी, साउथ ऑफ इटली, और ये आपके हाई सी में था, ये आपके इजरायली वाटर में नहीं आया था, जी, इंटरनेशनल, ये मूव कर रहा था गाजा की तरफ, ताकि, और थोड़ा सा सामान था इनके पास, जी जी,
वो सिंबॉलिक था, मतलब हाँ, ये चाहते थे कि पहुंचे हम कम से कम। हाँ, गाजा में जो ब्लॉकेड है, खाने का जो ब्लॉकेड है, पानी का ब्लॉकेड है, उसको तोड़े हैं। हम्म। सिंबॉलिक होता है, जैसे कि गांधी जी ने डंडी मार्च निकाला था जी जी 1930 में, है ना। जी जी। तो ये इसमें जो लोग थे वो कई मुल्क के लोग थे, हम्म और आपके ब्रिटिश और अमेरिकन और आपके जर्मन, स्वीडिश, है ना, हम्म इस तरह के। हम्म। और ये जो शिप है, ये इसका नाम है मैडलिन। जी जी। मैडलिन। हम्म तो इसमें 12 एक्टिविस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया कि इजरायली जो फोर्सेस ट्रूप्स थे, हम्म। इन्होंने बिल्कुल सुबह सुबह जाकर के उसको कैप्चर कर लिया, और उसको शिप को अपने वेसल में लगा करके इसको ले गए अशदोद। अशदोद एक पोर्ट है इनका, अशदोद। जी जी। अशदोद ले गए। उसके बाद ये खबर ये आ रही है कि ये जो है लोगों को डिपोर्ट करेंगे, हम्म। जिस कंट्री के लोग हैं उसको डिपोर्ट करेंगे। तो ये आज की खबर है। जी और ये भी खबर है कि देखिए, गाजा के अलावा इनके ऑपरेशंस कई जगह चल रहे हैं। ये किलिंग कर रहे हैं, आपके बॉम्बिंग कर रहे हैं साउथ लेबनान में, जी हाँ। सीरिया में भी कर रहे हैं, आपको याद होगा लगातार। जी। उसके बाद यमन में भी इन्होंने किया है, काफी किलिंग की, काफी बॉम्बिंग किया है इन्होंने। हम्म। इसके अलावा ये जेनिन बहुत बड़ा कैंप है आपके वेस्ट बैंक में, वहां पे इन्होंने करीब 600 से ज्यादा घरों को इन्होंने डिमोलिश कर दिया है, हम्म। और 22,000 से लोग ज्यादा वहां पे डिस्प्लेस्ड है। जी। तो ये तो हुआ आज का डेटा। इसके बाद अब आप बताइए क्या। इसके बाद डॉक्टर साहब अब सवाल यहाँ पर ये है, जिस तरह से आपने फरमाया कि आज की बात, यानी अगर हम बात करें हर 24 घंटों में यानी 100, 150, 50, 80, 70 ये एक मामूल बन चुका है। अब ये जो दुनिया की खामोशी आपको लग रही है, क्या आपको नहीं लगता जैसे अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से या फिर यानी ये जो काफिला आना या फिर जिस तरह से फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन इनकी जानिब से कुछ पेशरफ्त होना, क्या ये ज़ुबानी जमा खर्च या फिर ऐसा लग रहा है कि जितना ये लोग सिर्फ इस तरह की छोटी छोटी यानी कुछ इमदादी बातें कर रहे हैं जिसमें कोई ठोस मामला नज़र नहीं आ रहा, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि इसराइल के जो यानी हमले हैं वो शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, और फिर इवन न सिर्फ गज़ा बल्कि हम देख रहे हैं कि मगरबी किनारा में भी जो है इसकी मज़ालिम बढ़ रहे हैं। तो क्या ये जो अक़वाम मुत्तहिदा या फिर जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले हैं, इनके जितने बयानात आ रहे हैं उतनी ही इसराइल की जो है हम सरगर्मियाँ ज़्यादा देख रहे हैं, क्या इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो पता नहीं, शायद आपके टीवी पे मैंने पहले बोला या नहीं जी कि पूरे वर्ल्ड में अगर आप चीजों को लें लोकल लेवल से लेके, जी। तो बहुत सारी कंट्री में आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका क्राइसिस है। बहुत सारे कंट्रीज में जी। पॉलिटिकल सिस्टम का क्राइसिस का मतलब है कि जो सिस्टम का पार्ट है, सब सिस्टम ये सही काम नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। अब जैसे कि ट्रम्प वहां टैरिफ ले आए, टैरिफ को पहले डिस्कस करना चाहिए था कांग्रेस में। कांग्रेस का मतलब पार्लियामेंट, जो अमेरिकन पार्लियामेंट जी। उनके दो बॉडी हैं, जैसे हमारे लोकसभा है, राज्यसभा। तो वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और सीनेट है। उन्होंने इस पर डिबेट किया नहीं, डिस्कस किया नहीं, लोगों से पूछा नहीं, कोई ओपिनियन लिया नहीं, और डायरेक्ट टैरिफ इंपोज कर दिया। तो इसका मतलब है कि जो आपका जो पार्लियामेंट सिस्टम वहां पे था या कांग्रेस था, उसका फायदा क्या हुआ जी, है ना। अब जैसे वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि आप जो है इजराइल को एड मत दीजिए, मतलब वेपन का एड, जो बम आप दे रहे हैं, जो बम वो इस्तेमाल कर रहे हैं पैलेस्टीन के खिलाफ, उसी तरह से आपके प्रोटेस्ट जर्मनी में भी हो रहा है, ब्रिटेन में भी हो रहा है, और इटली में भी हो रहा है जी। लेकिन वहां की गवर्नमेंट जो है इनको एड भेज रही है, वेपन का एड। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम का क्राइसिस है, मतलब फेलियर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है। उसी तरह से आप देखेंगे कि यही लोग जो है आपके इंटरनेशनल कम्युनिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं जी। मतलब यूनाइटेड नेशन में, जनरल असेंबली में, या जो बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, WHO या जो भी है, सिक्योरिटी काउंसिल है, तो उसमें तो यही लोग हैं जी। या जो बहुत बड़े बड़े इनके इदारे हैं उसमें भी यही लोग हैं जी। और इनका जो नेचर है स्टेट के लेवल पे, वही नेचर ऊपर में भी रिफ्लेक्ट होगा कि किस तरह से चेरी पिकिंग करते हैं, किस तरह से सिलेक्टिव हैं। जब इनकी बात आती है तो बड़े ये इफेक्टिव हो जाते हैं, जब किसी और की बात होती है तो बिल्कुल ये खामोश हो जाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसका भी क्राइसिस है, इनका भी फेलियर है। जैसे आपने बताया ना शुरू में भी, आपने जब ओपनिंग रिमार्क्स था आपका टीवी पे, तो आपने कहा था कि भाई यूनाइटेड नेशन जो है वो फेल कर गया, कुछ नहीं कर रहा है। यूनाइटेड नेशन इसलिए नहीं कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है वही कुछ नहीं करना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशन तो एक एडवाइजरी बॉडी है, उससे आप चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे पूरे इराक को तबाह करने में यूनाइटेड नेशन बहुत
कामयाब हुआ। जी पूरे अफगानिस्तान को तबाह करने में, आपके सोमालिया को तबाह करने में, सूडान को तबाह करने में, लीबिया को तबाह करने में, सीरिया को, यमन को तबाह करने में, ईरान को तबाह करने में यूनाइटेड नेशन का खूब इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल। वो इसलिए हुआ, यूनाइटेड नेशन इसलिए इफेक्टिव हुआ कि उसमें जो मेंबर्स थे वो इफेक्टिव, वो एक्शन लेना चाह रहे थे। लेकिन उसी तरह से आप देखेंगे कि इन्हीं के केसेस में, या इसराइल के केस में, या फलस्तीनियों के जान और माल के हिफाजत के लिए अगर कोई बात उठती है उसी इदारे में, तो कोई एक्शन नहीं है, कोई इफेक्टिव। तो इंटरनेशनल सिस्टम का भी क्राइसिस है। तीसरी चीज आप देखेंगे, आपने जैसे जो क्वेश्चन किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तीसरी चीज आप देखेंगे कि जो लीडरशिप की क्राइसिस है वर्ल्ड ओवर, मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड ओवर जी। लीडरशिप का मतलब होता है कि सबका ख्याल रखना जी, सबके साथ इंसाफ करना और किसी में कोई भेदभाव नहीं करना, उसी को लीडर बोलते हैं ना जी। जैसे गार्जियन उसको बोलते हैं भाई जो सभी को गार्ड करता है, बिल्कुल, गाइड करता है ना। जी हाँ। तो लीडरशिप की क्राइसिस वर्ल्ड ओवर, चाहे वो स्टेट लेवल पे आप देखें, कंट्री लेवल पे देखें, रीजनल लेवल पे देखें, या इंटरनेशनल लेवल पे देखें, या अमेरिका को ही देख लें आप, या कनाडा को देख लें, या ऑस्ट्रेलिया को देख लें जी। इनकी जबान कितनी लंबी थी। आपके जब मलाला का इशू आया था, मलाला यूसुफ से है ना, कि जी हाँ। वो लड़कियों को पढ़ाने नहीं देना चाहते हैं आपके अफगानिस्तान के लोग, और पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई, उस लड़की को नोबेल प्राइज भी मिला और क्या क्या मिला, और कनाडा भी बड़ा आगे आगे था। और कितनी बच्चियां आपके इराक में मार दिए गए और आपके लेबनान में मार दिए गए। जी हाँ। और कितने हजार बच्चियों और लड़कियों जो स्टूडेंट थी, छोटी छोटी बच्चियां, उनको मार दिया गया गजा में। जी हाँ। और वही लोग खामोश है। तो लीडरशिप की क्राइसिस है तीसरी। चौथी चीज आप देखेंगे कि ये सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है आपके गाजा वाला जी। ये देखिए, गाजा में जो लोग हैं पैलेस्टीनी, तो अरब हैं। तो अरब और अरब रीजन में ही है आपके पैलेस्टाइन जी। मतलब कि मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ अरब में आप देखेंगे जो वेस्टर्न पार्ट है उसी में पैलेस्टाइन है, जिसमें इसराइल बना हुआ है जी। पैलेस्टाइन में ही बना हुआ, बेसिकली वो पैलेस्टाइन है जी, ज्योग्राफिकली और हिस्टोरिकली जी, है ना। तो और या जेनेटिकली भी आप बोले, तो ये जो इशू है ये आपके अरबों का इशू है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर श्रीलंका में जो तमिल हिंदूज थे उनके साथ जब प्रॉब्लम थी, तो राजीव गांधी के जमाने में आईपीकेएफ गए ना वहां पे, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। जी हाँ। और उसी दौरान आप देखा होगा कि बाद में राजीव गांधी का कत्ल भी हुआ उसी इशू पे। जी हाँ। उसी तरह से आप देखेंगे कि आपके मॉरिशस में जो है काफी हिंदू लोग हैं, और आपके और भी जगह है। तो हमारी कंट्रीज में इंटरेस्ट लेती है ना भाई। जी हाँ, बिल्कुल लेती है। जी, आप पाकिस्तान में ही हिंदू हैं, वहां पे सिंध में, तो उनके साथ अगर कोई गलत व्यवहार होता है तो उसमें हम इंटरेस्ट लेते हैं। जी हाँ। तो उसी तरह से जो किन स्टेट हैं, किन का मतलब रिश्तेदार, किन के आइए। जी जी। तो जो अरब कंट्रीज है वहां पे आपके, चाहे नॉर्थ अफ्रीका में हो या आपके अरबियन पेनिनसुला में जो है जी, जितने अरब कंट्रीज है उसमें सिवाय साउथ लेबनान के, यमन के और इराक में थोड़ा सा पोर्शन और ईरान, इसके अलावा कोई तो इंटरेस्टेड है नहीं वहां पे। जी हाँ। वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हालांकि वो ट्रम्प से बहुत नजदीक भी हैं। जी हाँ। इजराइल से भी जो है उनका छुपा छुपाया रिलेशन भी बड़ा स्ट्रांग हुआ है। जी। तो इनकी मेन जिम्मेदारी थी आपकी अरब कंट्रीज की। भाई इनके पास इतने पैसे हैं कि ये $3 ट्रिलियन जो है वो ट्रम्प आके ले गए। जी। अभी जो हुआ, हाँ, और कितना उनका स्वागत हुआ और किस तरह से स्वागत हुआ, वैसे वहां के बादशाह का भी स्वागत ना हुआ कभी। जी हाँ। तो इसमें तो ये बड़े आगे आगे हैं, और आपके पूरे दुबई को और यूएई को डिजिटल सिटी बनाया जा रहा है। जी। और सऊदी अरब को मॉडर्नाइज बनाया जा रहा है। जी। और दूसरी तरफ उन्हीं के लोग जो अरब लोग हैं उनको पूरी तरह से खंडर बनाया जा रहा है। तो ये जो अरब लोगों की मतलब अरब में वो लोग जो एलीट लोग हैं, वो लोग जो पावर में हैं, वो लोग जो बादशाह हैं जी वहां पे या पावर में हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो गाजा के इशू को, पैलेस्टाइन के इशू को सिंसियरली टेकअप करें। और टेकअप करने का मतलब ये है कि आप जो है जो इंटरनेशनल लॉ में जो उनका हक है जी भाई, उसी को आप इंडोर्स करें। ये थोड़ी कहा जा रहा है कि आप उससे आगे बढ़ के जाए।
लेकिन कम से कम जो फलस्तीनियों का जो हक है इंटरनेशनल लॉ के तहत, अब वो हक क्या है भाई कि वो उनकी जमीन है, उनकी जमीन वापस दी जाए। जी। वो वहां पे रिफ्यूजी हैं, उनकी रिफ्यूजी, वो अपने जमीन में रिफ्यूजी नहीं रहेंगे, उनका अपना स्टेट होना चाहिए। उनके पास सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होनी चाहिए, उनका अपना बॉर्डर होना चाहिए, उनके डिग्निटी का रिस्पेक्ट होना चाहिए जी। उनके ऊपर जो कब्जा है वो खत्म होना चाहिए। उनके ऊपर जो जुल्म हुए हैं उसका जो है कंपनसेशन हो और उसके खिलाफ एक्शन हो जिसने किया। जी। तो ये सब चीजें जो आपके, और जो इनकी जमीन छीनी गई है 1967 में जो वॉर हुआ था, जी। कम से कम वो वापस किया जाए, है ना। तो ये सब चीज तो ऐसी चीज है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन ने खुद उसको, जिसमें अमेरिका भी वोट किया था, वो तो खुद उसमें लिखा हुआ है। जी। उसको तो अरब कंट्रीज कर सकते थे, कह सकते थे। जी। भाई यही अरब कंट्रीज थे जिन्होंने बड़ा एक्शन लिया, बॉम्बिंग किया आपके यमन पे, आपको याद होगा। जी हाँ। 2015 की बात। जी हाँ। और फिर कोलिशन फोर्स बनाया गया था 35 कंट्री का और फला कंट्री का। तो भाई इसका तो ये भी तो कुछ कर सकते थे फलस्तीनियों के लिए। तो ये जो इंटरनेशनल जो लीडरशिप क्राइसिस है, आपके लीडरशिप क्राइसिस है, इंटरनेशनल एजेंसीज की क्राइसिस है जी। स्टेट का जो है, पॉलिटिकल सिस्टम का जो फेलियर है कई जगह, कई इलाके में जी। पूरे वर्ल्ड के, तो इसमें जो है अरबों का जो कम से कम जो इनका सिविलाइजेशनल या जो इनका मोरल जो ओब्लिगेशन था, जिम्मेदारी, इसका भी फेलियर हुआ, इसको भी इन्होंने नहीं निभाया। डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरह से आपने यमन का जिक्र किया, यमन जो बिल्कुल एक यानी जंग ज़दा गरीब मुल्क, वो अगर किसी ना किसी तरह से अमेरिका को या फिर ख़ुद इज़राइल को जो है अपनी जितनी भी उसकी जो कोशिश हो सकती थी उसके ज़रिए वो एक डेमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है, वो एक एहतजाज कर रहा है कि जो कुछ फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है वो बेहतर नहीं हो रहा, और गज़ा वालों का जो कत्लेआम हो रहा है जब तक नहीं रुकेगा हम भी जो है मज़ामत करेंगे, हम भी आपको जो है आपके अहदाफ को जो है निशाना बनाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा मुल्क, गरीब मुल्क जब ये जुरात कर सकता है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो हुक्मरान हैं, अरब हुक्मरान बिलखुसूस, ये वाकई इतने खौफजदा हैं या फिर इतने कमज़ोर हैं? नहीं, क्या वजूहात क्या नज़र आती हैं आपको? नहीं, देखिए ये खौफजदा नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये कमज़ोर भी नहीं है। इसलिए कमज़ोर होते तो यमन पे अटैक 2015 में कैसे होता? जी। आप ये बताइए कि लीबिया में और सूडान में, जी। और मेरे ख्याल से और भी कई जगह, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, जी। जी। तो वहां पे डायरेक्ट आपके मतलब छुपे हुए अंदाज से आपके यूएई का, सऊदी का, कतर का, इनकी फंडिंग भी हो रही है और इनके इंटेलिजेंस वाले भी काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। जी। कर रहे भाई, इमदाद कर रहे हैं ना, मतलब चाहे उन्हीं के मफाद में हो या किसी और के प्रॉक्सीज बन करके काम कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जिसको कहा जाए मतलब कि इनका कॉन्शियंस खत्म हो गया। कॉन्शियंस का मतलब है ना कि एक इंसान के अंदर एक इंसानियत होती है। जी। 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 उसको आप मजहब से हटा के भी देखें तो अल्लाह ने इंसान को इंसान बनाया है। जी। 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 और वो अगर अल्लाह को ना भी माने या वो उनके अंदर की ज़मीर की बात, एहसास की बात करें। जी। हाँ, अल्लाह की पूजा अगर ना भी करे, पूजा का मतलब अल्लाह की इबादत भी ना करे अगर वो, तो उसके अंदर एक इंसान है। जैसे कि माँ है, तो माँ के अंदर जो है ममता होती है अपने बच्चों के लिए। बेशक। जी हाँ, बिल्कुल। तो वो तो उसी तरह से उनके अंदर जो है भाई, वो भी तो अरब लोग हैं ना। हाँ। तो वो चीज इनके अंदर खत्म हो गई। ये बिल्कुल ही मेरे ख्याल से कहा जाए कि शेमफुलनेस वाली बात कहा जाए, और मैं और वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बहरहाल एक तो ये जिम्मेदारी थी, और चौथी चीज मैं जो, या पांचवी चीज मैं बोलना चाह रहा था जी, कि जो छोटे छोटे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे सार्क है हमारे यहाँ, आसियान है जिसमें आपके जापान, ये सॉरी, हाँ, इसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन है, ईयू है, ये सबको कम से कम रोल प्ले करना चाहिए था। ये भी खामोश रहे। जी। अब मैं देखिए एक चीज और कहना चाह रहा हूँ कि आप, अगर आप इजाजत जी प्लीज। जी, कि अगर फलस्तीनियों को देखेंगे भाई, जैसे फलस्तीन में आप देखेंगे कि वेस्ट बैंक है, वहां पे तुलकाराम है या जेनिन है, वहां पे लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, गाजा में कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। जी। तो ये कहा जाए कौन लोग हैं, तो इसको मतलब ये बेसिकली नेशनल लिबरेशन मूवमेंट है इसका। जैसे कि हमारे यहाँ सुभाष चंद्र बोस थे। जी जी। तो ये जाकर के इन्होंने हिटलर से मुलाकात की थी जर्मनी। अब हिटलर से मतलब मुलाकात ये की थी, ये चाहते थे कि भाई हमारा मुल्क जो है आजाद हो जाए ब्रिटिश से।
नहीं, मेन मकसद इनका ये था। जी। तो ये बेसिकली नेशनल लिबरेशन मूवमेंट है, और ये पैलेस्टीनियन जो है ये विक्टिम है, ये मजलूम है किस चीज के? आपके इजरायली ऑक्यूपेशन की। इजराइल ने जो कब्जा कर रखा उन पर, जी। उनके जमीन पर। ये विक्टिम है आपके वार क्राइम के, जो वार क्राइम्स हुई। ये विक्टिम है आपके क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के। ये विक्टिम है क्राइम अगेंस्ट पीस। जी। और ये विक्टिम है जेनोसाइड के। तो एक तो ये, दूसरी चीज आप देखेंगे कि जो फलस्तीनी है ये अपने ही जमीन में रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं। अगर आप इजराइल में देखें, जो 20 से 22% जो फलस्तीनी है वहां पे, तो वो इक्वल सिटीजन नहीं है। हालांकि सिटीजन है वो इजराइल के, जी, लेकिन वो इक्वल नहीं है, इक्वल फुटिंग पे नहीं है वो। उन्हें शक की नजर से देखा जाता है। उन्हें उनपे फौरन, अगर उन्होंने कोई चीज फेसबुक पे लिख दिया या कुछ कर दिया, फौरन उनको निकाल दिया जाता अगर जॉब पे है ना। और फिर उनको वहां पे 100 से ज्यादा किलिंग भी हुई है इधर आपके अक्टूबर 2023 से लेकर के। जी। वो बिल्कुल ही सस्पिशियस अंदाज में कई सारे फलस्तीनी जो अरब सिटीजन है इजराइल के, उनके अंदर किलिंग हुई है, मतलब उनको मार दिया गया है। जी। अब उस पे कोई वाज़ेह रिपोर्ट हमको नहीं मिली, लेकिन उनको बहुत ही सिलेक्ट वे में उनको मारा गया, सिलेक्टिव। उसी तरह से आप देखेंगे जो फलस्तीनी हैं, उनकी जो जमीन है, उनके जो फार्म्स हैं, उनके जो घर हैं, जी, उनका राइट टू लाइफ है, उनके राइट टू मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, राइट टू स्पीच है, या किसी जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट करना। तो ये तमाम चीजों से ये बिल्कुल डिप्राइव्ड है, मतलब ममनू है इनके लिए। जी। अगर वो करते हैं तो फौरन उनको जेल भेज दिया जाता है, मारा जाता है। इसलिए कि आप अब देख रहे हैं, आप आज के जमाने अभी कि जो वहां पे जो लोग इलीगल आके रह रहे हैं, इलीगल मतलब वेस्ट बैंक में, जिन्होंने करीब वेस्ट बैंक और जो आपके ईस्ट जेरूसलम है जी, इसमें करीब 7 लाख यहूदी इलीगली रह रहे हैं उस जमीन में जो 1967 के बाद इजराइल ने कैप्चर किया था। इजराइल ने कैप्चर आपने किया 1948 में, 48 के बाद 67 में किया। तो 67 वाले को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने नहीं माना है, नहीं माना। जी, नहीं माना। और यूरोपियन यूनियन ने भी इसको कहा कि ये गलत है, यहाँ पे आप कोई भी यहूदी आबादी नहीं कीजिए। ये ऐसी जमीन है जिसमें फ्यूचर में पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगा। जी। और वहीं पे इन्होंने 7 लाख लोगों को बसा दिया है, जिनको सेटलर बोलते हैं। जी, जी। अब सेटलर भी वहां पे जो है फलस्तीनियों को मार रहे हैं। उनका जो आपके जैतून का पेड़ उसको काट देते हैं। जी। अब जैतून का पेड़ जो 1000 साल जो है जैतून का फल देता है, जी, 1000 साल। ओहो। और वो वहां की मेन खेती है, जिससे रेवेन्यू आता है, उनको पैसे आते हैं, जो बिजनेस होता है आदमी का। जैसे हमारे यहाँ सरसों की खेती होती है, चावल की खेती होती है, तो जैतून को ही काट देते हैं। तो ये तमाम तो वहां पे है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो फलस्तीनी है, चाहे वो रिफ्यूजी हो या इजराइल में हो, जी, उनके जो हुकूक, मतलब उनका प्रोटेक्शन नहीं है पूरी तरह से। जो रिफ्यूजी है उनका तो बिल्कुल ही प्रोटेक्शन नहीं है। अगर उनका कोई केस, उनका कोई भी अगर मामला बनता है सेटलर से, तो इजरायली मिलिट्री कोर्ट में जाता है वो। जी, मतलब इजरायली मिलिट्री कोर्ट जो है वो फैसला देता है फलस्तीनियों के बारे में। क्या देंगे अगर वो क्राइम किया है किसी सेटलर ने, जी, तो वो इसराइल का सिविलियन कोर्ट उसको देखता है, मिलिट्री कोर्ट नहीं देखता है। जी। इसीलिए आप देखते हैं कि जो फलस्तीनी है उनके खिलाफ 97% आपके ये है इंडाइटमेंट है मिलिट्री कोर्ट का। और उसी तरह आप देखेंगे कि अगर मामला यहूदियों का है, तो उसी सिविलियन कोर्ट जो इजरायली, उसका जो इनका जो इंडाइटमेंट है वो सिर्फ 3% है। जी, जी। तो मतलब ये तमाम चीजें। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो फलस्तीन के जो सपोर्टर थे, जी, जैसे सीरिया था, आपके सद्दाम हुसैन थे, इराक था, और आपके लीबिया था, जी, और इवन हुस्नी मुबारक भी थे, इजिप्ट वाले। इन सबको खत्म किया गया। जी। और उसके बाद ईरान जो आया, ईरान पे भी आप देख रहे हैं कि किस तरह का प्रेशर है। तो जो सपोर्टर थे, उसके अलावा आप देखेंगे कि जो गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज काम कर रहे थे, अनरवा था, WHO था, और आपके इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस थे, बहुत सारी एजेंसी जो काम कर रही थी ह्यूमैनिटेरियन, तो उनको भी वहां पे उनके काम को रोक दिया गया। जी।
जी और उन्हीं को रोक करके आपके गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को लाया गया खाना बांटने के लिए, जो बिल्कुल ही आपके फेलियर है और ये चलेगा नहीं। जी डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से एक छोटा सा यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे। हाँ, ब्रेक ले लीजिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह की बर्बरियत चल रही है और ये कब तक चलती रहेगी और दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहेगी। बल्कि हम तो अब यहाँ पर ये कहने पर मजबूर हैं कि दुनिया भी जो है इस कत्लेआम में क्या मुलविस नहीं है। दुनिया के जो हुक्मरान हैं, जो बिल्कुल करीब लगे हुए हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बुनियादी आज का हमारा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हम बात कर रहे हैं गाज़ा की सूरत हाल की और हमारे साथ मौजूद मेहमान प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिफाई व सियासी तज्ज़ियाकार डॉक्टर अर्शी खान साहब हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यानी दहशतगर्दी के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा यानी चैलेंज जिसको कहा जाता है, दीगर मामलात से बढ़कर तरजीही तौर पर जब भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, समिट्स होती हैं, तो फिर सबसे बुनियादी तौर पर दुनिया के जो मुख्तलिफ़ ताकतें हैं, ममालिक हैं, वो एक दूसरे के ताउन की बात करते हैं, इश्तराक की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि इस दुनिया में किसी भी तरह से जो है दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं हो सकती। हम सब मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त अगर दहशतगर्दी की सबसे बड़ी जो है अगर कोई जिंदा मिसाल है तो वो क्या हो सकती है, वो क्या है दरअसल? वैसे एक इंसान की भी बेकसूर की जान ली जाए तो वो दहशत है। भाई, ये तो आपने देखा होगा कि एक वर्ड इस्तेमाल हुआ, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ जेनोसाइड। जी ये तो जेनोसाइड लोगों ने सुना था, इसलिए कि जेनोसाइड और होलोकास्ट जिसको बोलते हैं कत्लेआम। जी तो ये ज्यादातर देखा जाता था कि भाई यहूदियों के साथ हुआ, हिटलर ने किया था। हाँ। लेकिन हिटलर ने भी इतनी बर्बरियत नहीं की थी जो जिस तरह से ये हो रहा है इस तरह से। और इसकी मिसाल ये है कि खुद वो लोग जो हिटलर के जमाने में जो जिन्होंने इस चीज को देखा या उनके वालिदैन ने उनको बताया बच्चों को, अब वो बच्चे बूढ़े हो गए, अभी तो बूढ़े ही आए फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया, मैंने पढ़ा कि भाई ये तो उससे भी आगे बढ़ गए और फिर उसके खिलाफ हुए। आप देखेंगे कि जो दहशतगर्दी का जो मिसाल है वो तो ये है कि भाई 1990 से लेके 2000 आपके अब तक अमेरिकन एक्शन की वजह से 5 मिलियन तो इराकी मारे गए। जी। और उसी में आप देखिए कि सीरिया में करीब 6 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 6 मिलियन से ज्यादा इंटरनली डिस्प्लेस हो गए। कितने लोग बाहर जो है रिफ्यूजी हो गए। अफगानिस्तान में आप देखिए कि 20 साल में जो वहां पे अमेरिकन फोर्सेस रहे, कितने लाख लोग वहां मारे गए अफगानिस्तान में। येमेन में जो है पूरा येमेन इतना खूबसूरत बेहतरीन स्टेबल कंट्री था, वो 2014 के बाद किस तरह से डिस्टर्ब हो गया, खत्म हो गया। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो लेबनान में कितने हजार लोग जो है आपके 1975 के बाद मार दिए गए, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वेस्टर्न कंट्रीज। जी जी। तो ये पूरा चल रहा है मामला और अभी जो गाजा है तो बिल्कुल लाइव है। इसमें तो इसमें चीजें ये हो रही है कि एक जो पावरफुल कंट्री है वो एक सबसे कमजोर निहत्थे लोगों पे हमला कर रहा है। भाई जैसे हमास जो है, हमास तो एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, और हिजबुल्लाह भी पॉलिटिकल पार्टी है। तो आपके वहां लेबनान में साउथ उसके तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेबनान के पार्लियामेंट 128 मेंबर पार्लियामेंट में कम से कम 18 या 16 तो इनके एमपी हैं जी, जिसको ये कहते हैं कि टेररिस्ट। तो इसलिए तो इनके भाई नजर में तो जो आपके क्यूबा है वो टेररिस्ट है, ईरान है वो टेररिस्ट है, नॉर्थ कोरिया ये टेररिस्ट है, सद्दाम हुसैन है ये टेररिस्ट है ना, इनका तो है। लेकिन आप देखेंगे कि गाजा में जो अथॉरिटीज थे, जो गवर्नमेंट थी गाजा में जी, उसके ज्यादातर जो ऑफिशियल जो बिल्डिंग थी उसको खत्म कर दिया गया। उसके ऑफिशियल जो थे उनको मारा गया जी। जो गाजा सिविलियंस थे आपने तो देखा ही कि कम से कम 60-70 हजार लोग मार दिए गए, करीब 1.5 लाख लोग जख्मी हैं जी। लेकिन जो नॉर्मल गोली है, जो गोली चलती है उनके मशीन गन से, या जो अभी एड जो सीख कर रहे थे ना, जो लोग एड में जो आपके 127 लोग मारे जी हाँ जी, इसमें जो गोली है उसका साइज है 3 इंच जी, 3 इंच की गोली है वो।
और वो 1 मिनट में 900 से 960 शॉट निकलते हैं उसमें से। ओहो। अब आप समझ जाइए, मतलब 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड में 900 से 9, मैं ये सब आपको जो फैक्चुअल चीजें हैं वो मैं दे रहा हूँ जी। उसी तरह से आप देखेंगे जो सिविलियंस थे, उसी तरह आप देखेंगे कि एकेडमिशियंस, बहुत सारे टीचर्स वहां मार दिए गए। जी हाँ। तीन बड़ी यूनिवर्सिटी थी, तीनों को तहस नहस खत्म कर दिया गया। जी। जो जर्नलिस्ट थे उनकी तादाद मरने वालों में 220 है। इसलिए कि जो इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट है वो अलाउड नहीं है आपके वहां पे कवरेज करने के लिए। जी। तो वहां से बहुत सारी चीजें जो आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है, और जो दे सकते थे उनको मार दिया गया है। जी। तो जो थोड़ी बहुत चीजें वो आ रही है किसी तरह से। उसी तरह से आप देखेंगे कि गाजा में जो स्टूडेंट की तादाद थी वो करीब आपके 6.5 लाख थी, जो स्कूल में थे, यूनिवर्सिटी में थे। वो सब खत्म है। जी। जो स्टूडेंट हैं उनकी अच्छी खासी तादाद है मरने वालों में। जो आपके जो एथलीट थे, स्पोर्ट्समैन, जी, उसमें अच्छे खासे लोग हैं जो मार दिए गए। उसके अलावा अगर आप मस्जिद के बारे में लें कि कितनी मस्जिद को शहीद किया गया, उसकी तादाद आपके 800-900 से ज्यादा है। जो वहां पे 19 कब्रिस्तान है जी, उसको इन्होंने डैमेज किया। बहुत सारी जगहों से तो इन्होंने कब्र से मुर्दे तक निकाल लिए। जो वहां पे आप देखेंगे कि करीब कई सारे 1 से 2-3 दर्जन जो है वहां पे फुटबॉल ग्राउंड थे, इसलिए कि वो गाजा के लोग फुटबॉल काफी शौक से खेलते हैं। जी जी। तो बच्चे हैं, ये है, तो फुटबॉल फील्ड से उसको तबाह कर दिया गया। जो सीवेज सिस्टम था, इसलिए आप देखें कि सीवेज सिस्टम उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। जी जी। जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम था उसको मोर देन 90% खत्म कर दिया गया। जी। उसी तरह से जो स्टेडियम थे इनके, जो आपके म्यूजियम्स थे और भी चीजें थी, रोड्स थे, उसको खत्म किया गया। जी। जो यूनाइटेड नेशन के जो वर्कर थे उनके मरने वाले की तादाद लगभग 300 पहुंच गई। सिर्फ जो एम्बुलेंस पे इन्होंने बॉम्बिंग की उसकी तादाद आपके 160 से ज्यादा है। जी। उसी तरह से आप देखेंगे जो हॉस्पिटल्स थे वहां पे आपके 36 बड़े हॉस्पिटल थे, 35-36। जी जी। तो सिर्फ नवंबर में, मतलब नवंबर 2023 की बात कर रहा हूँ, 1 महीने के अंदर जी उन्होंने 14 हॉस्पिटल को तबाह कर दिया था। मतलब शुरू में जो बॉम्बिंग इन्होंने किया है तो मतलब शुरू का मतलब अक्टूबर नवंबर 2023 की बात कर रहा हूँ। जी जी। इन्होंने पहला जो टारगेट किया है वो 2 टारगेट किया, एक तो जर्नलिस्ट को टारगेट किया और फिर एजुकेशन सिस्टम को टारगेट किया। जी। और इसका डेटा है मेरे पास, आपके पास टाइम नहीं होगा, उसको पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे जो रेस्क्यू वर्कर थे वहां। जी जी। मतलब कहीं पे कोई बिल्डिंग पे बॉम्ब अगर गिर गया तो वहां जाकर लोगों को निकालना, एम्बुलेंस में पहुंचाना, फिर वहां से हॉस्पिटल ले जाना। जी। तो वो उनकी मरने वालों की तादाद काफी है। वहां पे कहा जाता है कि जो फैक्चुअल डेटा है मेरे पास और जो इंटरनेशनल लेवल पे भी है कि कम से कम 1400 1500 1,500 मेडिक्स को मार दिया गया वहां पे। जी। मेडिक्स में डॉक्टर है, पैरामेडिक्स है। जी। मरने वालों की तादाद मैं बता रहा हूँ। और करीब 400 के लगभग जो डॉक्टर्स हैं, मेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हैं सर्जरी के, ऑर्थोपेडिक्स के, वो लोग अभी इजरायली जेल्स में बंद हैं टॉर्चर के साथ। उस पे अलग। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो जितनी भी चीजें वहां पे थी उसको तबाह किया गया जी आपके फिलिस्तीन में। अब इसकी वजह ये रही, मैं कंपैरेटिव चीज आपको बता रहा हूँ, शायद आपको पसंद आए और आपके जो सामईन है जी। ये देखिए, आपने देखा होगा कि कई कंट्रीज पे अमेरिका एक्शन ले रहा है कि आपने ईरानियन तेल को क्यों खरीदा। हाँ। जैसे अडानी है फॉर एग्जांपल इंडिया में, अडानी के बारे में कहा था कि अडानी ने ईरानियन ऑयल को सस्ता खरीदा था जी, तो उस पे शायद कोई एक्शन अमेरिका कुछ लेना चाहता, इस तरह की बात हमने सुना। और रशियन ऑयल को भी खरीदा। तो जो कंट्रीज ने रशियन ऑयल को खरीदा और ईरान के तेल को खरीदा, तो उस पे अमेरिका और आपके पूरा वेस्टर्न यूरोप नाराज है कि क्यों आपने खरीदा जी। लेकिन वही कंट्रीज जो इजराइल को बड़े बड़े बम हथियार सप्लाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं है जी। हाँ। जो तेल खरीद रहे हैं आपके रशिया का और ईरान का, उसके खिलाफ तो सैंक्शन की तैयारी हो रही है जी। हाँ। और जो लोग सप्लाई कर रहे हैं जी, बम और हथियार भी इस्तेमाल हो रहा है बच्चों को मारने के लिए, औरतों को, उनके खिलाफ कोई सैंक्शन की बात नहीं। उसी तरह से आप देखेंगे कि ईरान का जो न्यूक्लियर इशू है जी,
भाई ईरान के पास अभी डिक्लेयर तो कोई बॉम्ब है नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब। हम्म कितने कैमरे लगे हुए हैं, आईएईए का पूरा सेटअप बैठा हुआ है, पूरा यूनाइटेड नेशन लगा हुआ है, पूरा आपके जर्मनी, पूरा यूरोप लगा हुआ है। हम्म लेकिन उसी खित्ते में इजराइल के पास 400 से ज्यादा थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं, जी उसका कोई डिबेट डिस्कशन नहीं है आईएईए में। हम्म उसी तरह से आप देखेंगे कि जो सीरिया है, इराक है, लीबिया है, येमेन है, अफगानिस्तान है। जी सीरिया के बाद में आपने सुना होगा कि भाई सीरिया में जब से ये लोग आए, नई गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने फलाह को परेशान किया, उस पर बड़ी आवाज उठी। हम्म फिर उसके बाद अफगान में जो है, अफगानिस्तान में भाई औरतों को तालीम नहीं दी जा रही, इस पे आवाज उठी। जी फिर इराक में, लेबनान में, हर जगह यहाँ पे पूरे वर्ल्ड ने, आपके वेस्टर्न वर्ल्ड ने कहा कि यूनाइटेड नेशन का यहाँ पे रोल प्ले होगा, इंटरनेशनल लॉ का रोल प्ले होगा, जिनेवा कन्वेंशन का रोल प्ले होगा। हम्म ये सब एप्लीकेबल है यहाँ पे, जी हाँ मतलब अफगानिस्तान में, सीरिया में, इराक में, ईरान में। हम्म लेकिन यही लॉज जी आपके फलस्तीन के केस में एप्लीकेबल नहीं है। हम्म आप समझ रहे हैं ये? जी उसी तरह से आप देखेंगे कि ईरान में आपके एक लड़की का मामला था जिसको पुलिस उठा के ले गई हाँ। थी और फिर उसकी मौत हो गई थी, और उस पर पूरा जो है फ्लड आया, पूरे जर्नलिस्टों का फ्लड आ गया पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। जी अभी 1 साल पहले की बात है। हाँ बिल्कुल, जी हाँ जी हाँ उसी तरह से कुछ जर्नलिस्टों को पकड़ा गया ईरान में या आप और भी जगह, तो उस पर पूरा हंगामा। लेकिन अगर इसमें कितनी सारी औरतों को मार दिया गया, बच्चों को मार दिया गया गाजा में, जी उस पर कोई आपके वेस्टर्न मीडिया का उस तरह का 1% भी रिस्पॉन्स नहीं, अगर आप कंपेयर करके देखें तो। है ना? तो ये चीज आ रही डॉक्टर साहब, ये खुली बात है ये, यानी खुला एक मानो में हम ये कह सकते हैं कि एक किस्म का एक वो जिस अंदाज का भी ऐलान कर रहे हैं वो सारी चीज़ें वाजे हो गई हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि फिर अब सल्यूशन क्या रह गया है, मतलब फ़लस्तीनियों के लिए क्या है, और इस जुल्म के लिए जो है आलमी सतह पर अगर हम देखें तो फिर क्या, मतलब सिर्फ एक मैं और आपको एक डेटा देना चाहता, बड़ा इंटरेस्टिंग। जी जरूर। ये देखिए, इराक में करीब 796 स्कूल्स थे, सॉरी गाजा में, जी जी गाजा में 796, मोस्टली रन बाय यूनाइटेड नेशन। जी उसमें जो गाजा का पॉपुलेशन 80% तो रिफ्यूजी है। वो उनके पहले जो आबा अजदाद थे वो तेल अवीव में रहते थे, उनकी अपनी जमीन थी, जगह था, मकान था, सबको लोगों ने ले लिया, हड़प कर लिया। मतलब इस स्कूल के में अगर आप प्रोपोर्शन दिखा रहे हैं, देखें तो 85% कम से कम स्कूल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा नुकसान है। 3 यूनिवर्सिटीज उनको नुकसान कर दिया गया। उसके अलावा जो इनके रिसर्च सेंटर थे, कई आपके कम से कम 11 से 12 जी जो बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, उनको तबाह कर दिया गया। जो 6 लाख स्टूडेंट थे वो डिप्राइव हो गया। कई हजार टीचर्स थे वो डिप्राइव हो गए। उसी तरह से आप देखेंगे कि ईरान क्लेम करता है आपके 2-3 आइलैंड है पर्शियन गल्फ में। जी जी उस पर बड़ा हंगामा होता है कि भाई ईरान कैसे कर सकता है, ये तो आपके यूएई का है, फला है। और पूरे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पूरी मीडिया जो है वो सरगर्म हो जाती है। लेकिन 77 साल से, 77 ईयर्स से पूरे फलस्तीन को कब्जा कर लिया गया है। उस पे कोई इस तरह से लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। जी इसमें आपके सवाल का जवाब भी है। जी जी लास्ट चीज मैं बोलना चाह रहा था, जिसके लिए फिर आप पूछ लीजिएगा कि सद्दाम हुसैन का ट्रायल हुआ इराक में जी, और उस ट्रायल में जो मेन उन पे इल्जाम था कि आपने करीब 145 कुर्दों को आपने मार दिया। जी मतलब केमिकल वेपन से वो मरे। जी ये एलिगेशन था। हालांकि बात उसमें ये भी थी कि कई सारे लोग जो नाम था कि ये लोग मर चुके हैं, वो लोग जिंदा थे। इसी बेसिस पे उनको मौत की सजा दी गई। अब आप ये देखिए कि कितने लोगों को मार दिया गया अभी गाजा में। जी हाँ। और इसके आपके अक्टूबर 2023 के पहले मार दिया गया। तो क्या किसी भी जो मारने वाले थे उनका कोई मिलिट्री ट्रायल हुआ क्या? नो, नहीं हुआ। जी हाँ। तो इसका मतलब यही है कि मतलब जो लोग एक्शन लेने वाले थे, एक्शन लेने वाले कौन है? अमेरिका है, आपकी ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया है। इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी, यही लोग हैं बेसिकली।
हम्म। हालांकि इक्वली पावरफुल चाइना भी है और आपके रशिया भी है, दोनों न्यूक्लियर पावर। जी। लेकिन ये जो है ये मतलब कि पारिया है, मतलब कि एक तरह से ये क्या तनखैया कहा जाए, हम्म। इसको एक्स कम्युनिकेटेड जो है ना, पहले पोप जो है कहा देता कि एक्स कम्युनिकेट करता था कि अब तुम जो है क्रिश्चियन नहीं रहे, तुम क्रिश्चियन से निकल गए आप। जी। तो इस तरह से तो बेसिकली यही लोग हैं जो हर जगह रोल प्ले करते हैं, चाहे आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो या यूनाइटेड नेशन हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो या ह्यूमन राइट्स का इशू हो। हम्म। ये लोग बड़े आपके क्या के चेरी पेकिंग वाले हैं कि जो चीज इनको पसंद आई, जो उनके हक में है, उसको पसंद करते हैं, जुड़ गए। तो इंसाफ का जो पैमाना है इनका, वही गड़बड़ है। तो डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर ये सवाल ये बनता है ज़रूर कि जब दुनिया की अदालतें इस तरह की हो गई हैं, जब दुनिया के इदारे, जब इंसानों की हिफाजत करने के जो जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली हुई है, जो उनका ये पैमाना हो गया है, वो ख़ुद जालिम के साथ हैं, वो ख़ुद जालिम के जो है पुष्पनाह बने हुए हैं, और इनकी बात का और इनके अमल का कोई जो है यानी इसमें मेल नहीं खाती बात, और बिल्कुल नाइंसाफ़ी के साथ पूरा काम कर रहे हैं। तो अब क्या फ़लस्तीनियों के लिए, गाज़ा वालों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ यानी बस एक उम्मीद जो है उसी ज़ात से है कि वही जो है किसी शख्स को पैदा करेगी या फिर उसी की जानिब से कुछ मतलब गैबी मदद होगी, यानी अब सारी उम्मीदें ख़त्म है डॉक्टर साहब? क्या मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, इसमें तो मैं तो ये बताऊं आपको जी। कि आपने देखा होगा कि एक एज था जिसको बोलते हैं एंशियंट एज। जी। जी। फिर उसके बाद आया मेडिवल एज। हम्म। मेडिवल एज को डार्क एज बोलते हैं आपके यूरोप वाले। जी। जी। हम्म। जैसे कि मेडिवल एज में जो चर्च था उसका डोमिनेशन था पॉलिटिक्स में, हम्म। चर्च का, पोप का। हम्म। मेडिवल एज के बाद आया मॉडर्न एज। जी। तो माना यह गया कि जो मॉडर्न एज होगा उसमें साइंस की तरक्की होगी, टेक्नोलॉजी की तरक्की होगी और इंसान की भी तरक्की होगी। जी। और उसके बाद मॉडर्न एज में ही कॉन्सेप्ट आया डेमोक्रेसी का। हम्म। फिर डेमोक्रेसी में कॉन्सेप्ट आया इक्वलिटी, जस्टिस, फेयरनेस, इक्विटी, फ्रीडम। जी। आया नहीं ये सब, इक्वलिटी। जी हाँ। लेकिन आप देखेंगे अब फिर ये भी कहा गया कि जो डेमोक्रेसीज होंगी ये इंसाफ करेंगी। हम्म। लेकिन आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े वॉर्स हुए, जो बड़ी बड़ी जंगें हुई, जी। वो मॉडर्न एज में हुई। हम्म। जैसे आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जी। सेकंड वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल। ये आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कम से कम जो है 20 मिलियन लोग मारे गए। हम्म। सेकंड वर्ल्ड वॉर में कम से कम 70 से 80 मिलियन लोग मारे गए। हम्म। भाई 27 मिलियन तो सिर्फ रशिया के लोग मारे गए सेकंड वर्ल्ड वॉर में। हम्म। ठीक है, पूरा जर्मनी तबाह हो गया, जी। पूरा आपके जापान। और जो अब जो आप देख रहे हैं, भाई यूक्रेन भी डेमोक्रेसी है हम्म। और कम से कम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट तो है नहीं रशिया में। जी। दोनों क्रिश्चियन कंट्री हैं, जी हाँ। दोनों लड़ रहे हैं। हम्म। और अभी आज के डेट में आप देखेंगे कम से कम 18 से 19 जगह कॉन्फ्लिक्ट एरिया है जहां पे लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, एशिया हो, यूरोप हो या लैटिन अमेरिका हो। जी। तो माना ये जा रहा था कि जब लोग मॉडर्न हो जाएंगे और पढ़े लिखे हो जाएंगे और जब साइंस तरक्की कर जाएगा हम्म। तो लोगों में इंसाफ की तरफ रुझान बढ़ेगा लोगों का, जी हाँ। लोग ईमानदार हो जाएंगे। जी। लेकिन बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हम्म। लोग बल्कि और ज्यादा बेशरम हो गए हैं, लोग मारे जा रहे हैं, उस पर लोग वीडियो बना रहे हैं और दिखा रहे हैं। हम्म। हम्म। उनके मतलब उनके दिल सख्त हो गए जी। और मुंह में जबान जो है वो दो तरह की बात बोलने लगी। हाँ। दो दिल हो गए उनके, दो आंखें हो गई। जी हाँ। मतलब दो आंखें का मतलब कि दो तरह की आंखें। जी हाँ। तो जो जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट था इंसान का, जी। वो हैवान से ही बदतर होता जा रहा है जी। आज के डेट में आप देखेंगे। इसलिए कि आप गाजा में देखेंगे कि कम से कम 90,000 से लेके 1 लाख टन एक्सप्लोसिव वहां गिरा दिया गया जी। बॉम्ब के जरिए। हाँ। और कम से कम अगर उसको आप इक्वलाइज करें तो 12 से 13 एटम बॉम्ब का इक्वल एक्सप्लोसिव वहां गिरा दिया। ओहो हो। अब वहां के इन्वायरमेंट पे, बच्चों पे, उनके सांस पे, उनके हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा उसकी स्टडी नहीं हुई है अभी तक। जी हाँ। इसलिए कि इराक में कई सारी जगह है जहां पे मिट्टी में वहां पे फसल नहीं हो रही है, ओहो हो। इसलिए कि वहां पे बॉम्बिंग हुई थी। जी। अब किस तरह की इन्होंने बॉम्बिंग किया इस पे अभी कोई वहां पे अभी कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, लेकिन वहां तो लड़ाई चल रही है फरसा। जी। जी। तो दिल सख्त हो गए लोगों के। और कहा जाए कि उसको आप तो मजहब को छोड़ दीजिए आप, जी। कि लोग मजहबी, इसलिए कि अब अरब में आप देख लीजिए मजहब का क्या, इस्लाम
के लिए क्या कदरें हैं वहां पे, क्या सोच फिक्र है, तो सब नजर आ रहा है। जी आप मजहब को हटा करके जो सबसे लोएस्ट लेवल है इंसान का, वो इंसानियत है। जी। मतलब कि ये इंसान बहैसियत इंसान, हम्म जिसके बेसिस पे यूरोप में कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स आया, हम्म है ना भाई, फिर डेमोक्रेसी आई। तो इंसान भी, इंसान जो उसके अंदर जो इंसानियत है उसका भी जो रेशियो है वो बहुत ही जीरो होता जा रहा है। जी। अगर इंसान को इंसान के नजर से ही देखता, हम्म तो जो हाल हुआ आपके सीरिया में और ये यमन में और इराक में और सूडान में और लेबनान में और जी। लीबिया में और यमन में और अफगानिस्तान में, तो ये नहीं होता। हम्म तो इंसान का जो मोरल लेवल है वो काफी डेफिसिट में चल रहा है। जी जी। और ये मतलब जिसको कहा जाए पढ़े लिखे जाहिल, हम्म पर क्या पढ़े जाहिल का मतलब होता है सच को नहीं मानना, हम्म इंसाफ को नहीं, उसी को जाहिल बोलते हैं ना। जी बिल्कुल। तो ये है। अब कोई जरूरी नहीं कि आप जो है बड़े बहुत बड़े पोस्ट पे हो, बहुत बड़े ओहदे हो, आप सही बोल रहे हो, कोई हम्म जरूरी नहीं। हम्म तो जब इंसान ही, जब तो इसको कहा जाए मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स इन क्राइसिस, पूरे जी हाँ। ह्यूमैनिटी की क्राइसिस है ये। जी हाँ। अब आ रहा है आपके आर्टिफिशियल एज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी। तो ये पोस्ट ह्यूमैनिटी एज आ रहा है। हम्म आपके मेडिवल के बाद आया मॉडर्निटी, जी हाँ। मॉडर्निटी के बाद आया पोस्ट मॉडर्निटी, अब पोस्ट ह्यूमैनिटी है। हम्म इसलिए कि एग्जैक्ट। इजराइल में ज्यादातर जो बॉम्बिंग हुई शुरू के दौर में, जी हाँ। वो आपके पावर एआई की टारगेट बुनियाद थे, मतलब एआई के, बुनियादों एआई पर। गाइडेड थे वो। हाँ। और एआई की जो एक्यूरेसी है वो 40% से ज्यादा है नहीं। हम्म जैसे कोई आदमी जो उनके टारगेट में, जिन्होंने आपने पहचान लिया कि ये आदमी हमारा दुश्मन है, हम्म अगर वो किसी के घर में मुलाकात करने के लिए गया, हम्म तो एआई ने उसको भी फ्रेम कर लिया कि ये दुश्मन है। जी हाँ। और अब ट्रैक वहां पे करिए। भी बॉम्बिंग करेगा। हम्म हो सकता है कि उसका कोई वहां से रिश्ता नहीं हो, ऐसे ही मिला हो किसी से, हम्म या उस गली से गया हो या कहीं पे ठहरा हो, तो उसको भी एआई टारगेट जी कर हाँ। लेता है, फ्रेम कर लेता है कि ये दुश्मन है। जी इसीलिए आपने देखा कि पूरे गाजा में जो बिल्डिंग्स जो डिमोलिश हुए, जी। उसकी तादाद कम से कम 2,25,000 है। हम्म 90% 2 लाख। लोग डिस्प्लेस हो गए। जी अब ये बताइए कि जो पूरे हमास के जो फाइटर्स हैं, इनकी तादाद 20,000 से 40,000 है। जी हाँ। तो 40,000 जो लोग होंगे, उनके कम से कम अगर दो दो मकान भी होंगे तो 80,000 होंगे। हम्म तो 2,25,000 बिल्डिंग को जो आपने तबाह कर दिया, हम्म मतलब इसकी क्या लेजिटिमेसी है, एग्जैक्टली। मतलब इसका क्या जस्टिफिकेशन है। बिल्कुल। जी हाँ। तो मुझे ये लगता है कि जो लेवल आ गया इंसान के मेंटेलिटी का, हम्म वो काफी डिस्ट्रक्टिव लेवल पे जा रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि हर तरफ, आप अमेरिका को देख लीजिए जी हाँ। कि किस तरह से वहां पे कैसे रिश्ते बदल रहे हैं। एक जमाने में मस्क बहुत नजदीक थे, अब उनसे दुश्मनी हो गई, हम्म और फिर तरह तरह की बात कि मैं ऐसे कर दूंगा और मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा। हम्म या जिस लेवल के लोग अभी कैबिनेट में वहां पे मौजूद हैं, तो खुद अमेरिकन लोग परेशान है, जो अच्छे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो खुद परेशान। डॉक्टर साहब 2 मिनट है हमारे पास। मैं आपसे जानना हाँ। चाहूँगा, जिस तरह की सिचुएशन है, क्या आपको लग रहा है, जैसे अगर हम देखें, आपने अमेरिका की बात की, उधर रशिया और यूक्रेन की भी सूरत हाल हम देख रहे हैं, इधर गाज़ा में कत्लेआम चल रहा है, क्या अगर इंसानियत ख़त्म हो गई है तो फिर ये इंसान फिर एक मरतबा किसी बड़ी जो है खूनरेज़ी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? ऐसा लग रहा है आपको, जिस तरह के हालात जो है बनते हुए नज़र आ रहे हैं? एक तरफ वेस्ट भी है, एक तो गाज़ा का मामला है, दूसरा यूक्रेन का मामला है, क्या लग रहा है? बिल्कुल 2 मिनट है डॉक्टर साहब जी। देखिए, आप देखिए यूक्रेन और रशिया में कशीदगी बढ़ रही है, आपने जी देखा हाँ। होगा। जी हाँ। अब तो पोलैंड की तरफ भी जा रही है। आप इधर आके देख लीजिए कि आपके गाजा, पैलेस्टाइन, वेस्ट बैंक, जी हाँ। ईस्ट यरूशलेम, लेबनान, जी। सीरिया, आपके इराक का कुछ पोर्शन, हम्म। उसके बाद आप यमन, यहाँ पे बिल्कुल। तो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है पूरी तरह से। बिल्कुल। जी हाँ। ईरान पे भी कहा जा रहा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं किया अमेरिका से, तो हो सकता है उसको ही बॉम्बिंग करे। ईरान भी कह रहा है कि ठीक है, मैं भी देख लूंगा, इस तरह की जी। बात आ रही है। जी हाँ। और चीजें जो है वो काफी उथल पुथल है। उसी तरह से आप देखें साउथ एशिया में अभी इंडिया पाकिस्तान में जंग हो गई फॉर एग्जाम्पल, जी। तो कई जगह हालात जो है वो मतलब कि बड़ी अच्छी चीजें नहीं आ रही है साहब। हाँ। मतलब मुश्किल दौर जो है वो बढ़ता जा रहा नज़र है। आ रहा है ये सूरत और हाल। मुझे ये लगता है कि जब तक के जो है लोगों में इंसाफ का जज्बा ना आए, हम्म वो
हो सकता है कि मुश्किल वक्त को नहीं रोक पाएंगे आने से। यही लग रहा है डॉक्टर साहब, बिल्कुल जब इंसानियत ही ख़त्म हो गई तो फिर इंसान करेंगे क्या, फिर लड़ेंगे। यही सूरत हाल नज़र आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, बहरहाल देखना यही होगा, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने सारी तस्वीर कशी और सारे मामलात, ऐसे ही नहीं सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि फ़ैक्ट्स के साथ जो सारी चीज़ें रखी हैं, तो इससे यही मालूम हो रहा है कि इंसानों के अंदर जो इंसानियत होनी चाहिए वो ख़त्म होकर रह गई है। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर इंसान क्या करेगा, जब वो उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो उसका वस्फ़ है वो ही ख़त्म हो जाएंगी, एहसास ख़त्म हो जाएगा, और अपनी नज़रों के सामने जो है लोगों को कत्ल होते हुए देखेंगे और ज़ालिम की जो है मदद करेंगे, तो फिर जुल्म बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो फिर ये कब तक चलेगा, ये एक सवाल है। और फिर हमारी नज़रों के सामने बड़ी बड़ी जंगें भी हैं, और इसी तरह की सूरत हाल आज हमारे नज़रों के सामने जो है वो नज़र आ रही है। बहरहाल क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।